नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए थर्ड ईयर में हमारा अभी सेशन इकोनॉमिक्स पर कंटिन्यू चल रहा है और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं लोक प्रशासन। दोस्तों, लोक प्रशासन जो एक सब्जेक्ट है, ये बहुत ही आवश्यक है आपके पूरे इस सेशन के अंतर्गत। दोस्तों, राजनीति विज्ञान में जब हम बात करेंगे तो राजनीति विज्ञान का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही दोस्तों होने वाला है, जिसमें हम लगभग काफी राजनीति विज्ञान के लगभग 70% पार्ट को हम इसके अंदर अचीव करते हैं, जिसके बारे में अगर आपका दोस्तों लोक प्रशासन सब्जेक्ट पूरी तरह क्लियर हो जाता है तो आप ये मानकर चलिए कि आपका राजनीतिक विज्ञान या राजनीतिक शास्त्र वाला जो पार्ट है दोस्तों, जो सब्जेक्ट है, वो आपका लगभग लगभग कंप्लीट हो जाता है कि आप इसमें फर्स्ट ईयर से लेकर के थर्ड ईयर तक जितने भी पार्ट आप राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते आए हैं, उन सभी का एक समग्र रूप आपको लोक प्रशासन के अंदर देखने को मिलेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलेगा। तो चलिए वहीं आज हम शुरुआत करते हैं दोस्तों, देखने का प्रयास करेंगे कि लोक प्रशासन में क्या क्या टर्मिनोलॉजी को इंक्लूड किया गया है, कौन कौन से टॉपिक को इंक्लूड किया गया है और ये पूरा सब्जेक्ट हमको क्या क्या बताने का प्रयास कर रहा है, क्या क्या हमें सीखने को यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये बीए थर्ड ईयर में बीए थर्ड ईयर में एक सेकेंड, ओके, बीए थर्ड ईयर के अंदर सिलेबस डिस्कस में दोस्तों ये राजनीति विज्ञान पेपर 2 पर हमारा ये डिस्कस होने जा रहा है। पेपर 2 पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों बीए थर्ड ईयर में, और पेपर 1 को भी हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं राजनीति विज्ञान में। लेकिन मुझे पहले आवश्यक लगा था कि यार लोक प्रशासन का सब्जेक्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो फर्स्ट पार्ट, हालांकि फर्स्ट पार्ट आपका बेसिक है, लेकिन अगर आपने जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की राजनीति विज्ञान बहुत अच्छे से कंप्लीट लास्ट ईयर में की थी, या लगभग आपने अच्छे नंबर अचीव किए, मतलब कि अच्छे से पढ़ा है, आपने सभी कंसेप्टों को लगभग अच्छे से क्लियर किया था, तो आपको लोक प्रशासन को समझने में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और ये सिलेबस डिस्कस करवाने का मेरा एक उद्देश्य ये भी होता है, एक पर्पस ये होता है कि जब हम सेशन स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे कंटिन्यूअसली कमेंट करते रहते हैं और पूछते हैं, अपने डाउट के रूप में उसको पूछते हैं कि सर क्या ये टॉपिक भी आप इसमें पढ़ाने वाले हैं, क्या ये टॉपिक भी इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो इसी कारण से दोस्तों इस प्रकार की सभी समस्याओं को समाधान के लिए ही मैं यहाँ पर आपको सिलेबस डिस्कस करवाता हूँ और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारा सेशन कंटिन्यूअसली हम करते हैं। इसका एक भी टॉपिक, एक भी टर्मिनोलॉजी हम पूरे सेशन में छोड़ते नहीं है। टॉपिक वाइज टॉपिक्स, अर्थात कह सकते हैं हम कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम हमारा अध्ययन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर हमारा ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसके लिए दोस्तों हम सीधा अपने सेशन में मूव करेंगे, जिसमें हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट नए हैं, जो पहली बार हमारे इस सेशन को देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उन सभी को एक बात बता दूं दोस्तों कि हमारे इस चैनल पर चाहे वो बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर का हो या थर्ड ईयर का हो, सभी स्टूडेंटों को हमारे द्वारा दोस्तों यहाँ पर अपने डाउट को क्लियर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर और कॉल की सुविधा प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि आप सेशन को कंप्लीटली देखेंगे और उसमें अगर आपको कोई ऐसा डाउट जाता है तो दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी, साथ साथ में व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से भी अपने डाउटों को क्लियर आप कर सकते हैं, जिससे आपको ये बिल्कुल भी फील ना हो कि आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। ये कॉल और व्हाट्सएप की सुविधा देने के पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि आपको जिस प्रकार से ऑफलाइन में आपको सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही थी, वो सारी सुविधाएं मैं आपको ऑनलाइन के माध्यम से देना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपने सेशन में और आज क्लियर करते हैं कि इसके लोक प्रशासन के अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, चलिए, तो इसके अंदर जैसा कि आपको सभी को पता है दोस्तों कि 5 यूनिट के अंदर हमें पूरा लोक प्रशासन का अध्ययन करना है। इसको थोड़ा सा मैं स्पीड से लूंगा, बस आप इसको जो है टेलीग्राम से आप डाउनलोड करके और इसको और अच्छे से देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक पर हम बात यहाँ पर करने वाले हैं, है ना। चलिए, तो इकाई एक अर्थात यूनिट पहली, एक यूनिट में यूनिट नंबर 1 में हम देखेंगे चैप्टर 1 के अंदर दोस्तों, चैप्टर 1 में हम पढ़ेंगे अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र के बारे में कि लोक प्रशासन का क्या मतलब होता है, लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है और लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है। इसके अंतर्गत हम जो है दोस्तों 8 पार्ट में समझने का प्रयास करेंगे कि लोक प्रशासन का अर्थ परिभाषा देखेंगे फर्स्ट वीडियो में, क्लास में। नेक्स्ट हम देखेंगे लोक प्रशासन की विशेषताओं के बारे में, लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है, लोक प्रशासन की प्रकृति किस प्रकार की है, लोक प्रशासन
जो है कला है या विज्ञान है, इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आता है, लोक कल्याणकारी राज्य में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है। लोक कल्याणकारी राज्य अर्थात लोकतंत्रात्मक जो राज्य होता है, जिस राज्य का संविधान या जिस राज्य में शक्ति कानून जो होते हैं वो जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के होते हैं, इस प्रकार के देश में दोस्तों लोक प्रशासन का क्या महत्व है, लोक प्रशासन किस प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, तो इस बात को भी हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो होने वाला आपका वो होगा साम्यवादी राज्यों में लोक प्रशासन और विकासशील देशों में लोक प्रशासन। मतलब ये स्पष्ट तौर पर कि लोक प्रशासन की भूमिका को हमें देखना है, विकासशील देशों के परिप्रेक्ष्य में देखना है, विकसित देशों के परिप्रेक्ष्य में देखना है, साम्यवादी देशों के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे और लोक कल्याणकारी राज्यों के परिप्रेक्ष्य में भी देखने वाले हैं। तो ये होगा हमारा यूनिट पहली का चैप्टर पहला। ठीक है, यूनिट पहले यूनिट नंबर 1 के अंदर चैप्टर 1 में हम इन सब का अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद में देखेंगे हम चैप्टर नंबर 2 में कि सेकंड चैप्टर में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो सेकंड चैप्टर में हमें देखेंगे लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बारे में। तो लोक प्रशासन हम पहले चैप्टर में अच्छे से क्लियर करेंगे। उसके बाद में सेकंड चैप्टर में जब आएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस दोनों के बीच में क्या अंतर हो सकता है, और लोक प्रशासन को हम जब समझ लेंगे तो उसके बाद में निजी प्रशासन क्या होता है इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन का अर्थ देखेंगे, वहीं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं क्या-क्या हो सकती है और उसी प्रकार से असमानता या फिर अंतर क्या-क्या हो सकते हैं, इस पर हमारा डिस्कस यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 में 3 नंबर चैप्टर में हम नवीन लोक प्रशासन के बारे में डिस्कस करेंगे। नवीन लोक प्रशासन, तो देखिए अभी तक लोक प्रशासन, निजी लोक प्रशासन, और अब चैप्टर 3 में क्या पढ़ने को मिल रहा है, निजी नवीन लोक प्रशासन। नवीन लोक प्रशासन, तो इसके अर्थ परिभाषा देखेंगे, साथ में इसका लक्ष्य क्या है, अर्थात नवीन लोक प्रशासन का लक्ष्य क्या है ये देखेंगे, और नवीन लोक प्रशासन का विकास किस प्रकार से हुआ है इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। और वहीं हम देखेंगे कि नवीन लोक प्रशासन और परंपरागत लोक प्रशासन जो है दोस्तों, नवीन लोक प्रशासन और परंपरागत लोक प्रशासन में अंतर भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, नए लोक प्रशासन और परंपरागत जो प्राचीन समय से चला आ रहा है, इन दोनों के बीच में अंतर डिफरेंस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट अब फिर हम मूव करेंगे हमारी इकाई नंबर 2 में। इकाई नंबर 2 अर्थात यूनिट 2 में हम मूव करेंगे, और यूनिट 2 के अंदर हम देखेंगे चैप्टर फर्स्ट में संगठन के सिद्धांत, कि संगठन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसके सिद्धांतों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर अर्थात इस चैप्टर में हम देखेंगे कि संगठन का अर्थ क्या होता है, इसको समझेंगे, परिभाषाओं को देखेंगे, और साथ में इसके सिद्धांतों पर भी हम बात करेंगे दोस्तों। सिद्धांतों से संबंधित जो समस्या है उन पर भी हम, इन बाधाओं पर भी हम डिस्कस करेंगे, और फिर देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रकार, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात कि संगठन के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, इस पर भी हमारी फिर एक समग्र चर्चा होगी। ठीक, उसी प्रकार से यूनिट सेकंड में चैप्टर नंबर सेकंड के अंतर्गत दोस्तों हम सूत्र और स्टाफ अभिकरण के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है सूत्र और स्टाफ अभिकरण, इसके अर्थ परिभाषाओं को देखेंगे, अभिकरण के प्रकारों को देखेंगे, स्टाफ और अभिकरण का, फिर उसके बाद पहले सूत्र अभिकरण का अर्थ परिभाषा देखा, उसका प्रकार देखा, इसके बाद में हम देखेंगे स्टाफ का अर्थ परिभाषा, है ना, और स्टाफ अभिकरण के कितने प्रकार हो सकते हैं। उसके बाद स्टाफ और सूत्र दोनों अभिकरण के बीच में हम अंतर देखेंगे, और फिर स्टाफ सूत्र अभिकरण के बीच में संबंध क्या है, संबंधों को देखेंगे, और फिर इतना सब कुछ डिस्कस करने के बाद में फिर हम लास्ट में आएंगे कि भारत के दृष्टिकोण से, भारत के परिप्रेक्ष्य में जो है स्टाफ अभिकरण क्या भूमिका अदा करता है, भारत में जो स्टाफ अभिकरण है उसकी का क्या महत्व है। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों हम जो है ये सेकंड यूनिट भी कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड यूनिट में माफ कीजिएगा, अभी चैप्टर नंबर 3 भी है। इस चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे मुख्य कार्यपालिका के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये भी दोस्तों। मुख्य कार्यपालिका की क्या होती है, मुख्य कार्यपालिका, जैसा कि मैं आपको फर्स्ट ईयर से ही पढ़ाते आ रहा हूँ दोस्तों, कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, आपको अगर ये ट्राइंगल देख के याद आ रहा होगा कि मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ और यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा अगर फर्स्ट ईयर से अगर आप मेरी क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं तो। ठीक है, मुख्य कार्यपालिका को देखेंगे। इसमें पहले हम देखेंगे मुख्य कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है,
और ये जो कार्यपालिका होती है कितने प्रकार की होती है और साथ में इसके कार्य और शक्तियों पर भी हमारी एक समग्र चर्चा इस सेशन में होगी। ओके, इसके बाद में दोस्तों अब आ जाएंगे हम यूनिट नंबर 3 पर। इकाई 3 में यूनिट नंबर 3 में जो फर्स्ट चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों रिक्रूटमेंट का, अर्थात भर्ती का, कि जो भर्तियां होती है सरकारी पदों के लिए, जो भर्तियां होती है उनके बारे में हम एक समग्र चर्चा इस चैप्टर के अंदर करेंगे, जिसमें सबसे पहले देखेंगे भर्ती का अर्थ क्या होता है। कि भर्ती का अर्थ वैसे हम समझते हैं, भर्ती स्पष्ट तौर पर क्या होती है व्यवहारिक रूप से हम समझते हैं, लेकिन जब हम भर्ती इसके संबंधित किसी चीज को लिखने का बोल दिया जाएगा ना कि आप इसका अर्थ लिखिए या परिभाषा लिखिए, तो आप नहीं लिख पाएंगे। हालांकि समझते सब कुछ है लेकिन उसको एक क्रमबद्ध रूप नहीं दे पाएंगे। इसी कारण से दोस्तों हम यहाँ पर भर्ती का अर्थ और परिभाषाओं को देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में इसके विषय से संबंधित जो विचारधारा है, अर्थात वही जो इसके समर्थक हैं या आलोचक हैं उनकी विचारधाराओं के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे पॉइंट नंबर 3 में भर्ती की समस्याएं क्या क्या हो सकती है, मतलब किस किस प्रकार की बाधाएं इन भर्ती के तहत आती है, रिक्रूटमेंट करते वक्त किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना सरकार को करना होता है, और भर्ती की पद्धतियां क्या क्या है, किस किस प्रकार से यहाँ पर सरकारी पदों पर भर्तियां ली जाती है, कौन कौन से प्रकार की पद्धतियों को अपनाया जाता है, ये देखेंगे। इसके अलावा लोक सेवकों की योग्यता के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि लोक सेवकों की योग्यता क्या क्या है। इसके अलावा लोक योग्यता निर्धारण की पद्धति पर भी हम डिस्कस यहाँ करने वाले हैं। पद्धति योग्यता निर्धारण की पद्धति की कौन कौन सी योग्यता इसके तहत हो सकती है, मतलब कि कुल मिलाकर के रिक्रूटमेंट जो होता है सरकारी पदों के लिए, जो रिक्रूटमेंट होता है, जो भर्ती होती है, उससे संबंधित सभी पक्षों पर हम यहाँ पर विवेचना करने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसी के सेकेंड चैप्टर के अंदर यूनिट नंबर 3 में सेकेंड चैप्टर के अंदर दोस्तों फिर अभी हमने भर्तियों की बात की थी, अब हम बात करेंगे प्रशिक्षण की, अर्थात ट्रेनिंग की, कि ट्रेनिंग का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, क्या महत्व है, प्रकार क्या है। इसके अलावा प्रशिक्षण की विधियां कौन कौन सी है, कौन कौन सी विधियों से किसी व्यक्ति को अर्थात किसी लोक सेवक को प्रशिक्षित किया जाता है, और इसमें कौन कौन सी समस्याओं का सामना सरकार को करना होता है, ठीक। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 में हम देखेंगे पदोन्नति अर्थात प्रमोशन, कि प्रमोशन किस आधार पर दिया जाता है, तो इसका प्रमोशन का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है पदोन्नति के, इसके अर्थात कि प्रमोशन का सिद्धांत क्या है, योग्यता का सिद्धांत क्या है, वरिष्ठता का सिद्धांत क्या है। तो इसमें प्रमोशन के तहत दोस्तों दो प्रकार के सिद्धांत पाए जाते हैं, और दो सिद्धांतों के आधार पर ही यहाँ पर प्रमोशन दिया जाता है, जिसमें पहला हो सकता है दोस्तों की वरिष्ठता का सिद्धांत भी हो सकता है और योग्यता का सिद्धांत है ना। अगर हम प्राचीन समय की बात करें दोस्तों तो वहां पर जो है पहले वरिष्ठता का सिद्धांत अपनाया जाता था, लेकिन अब वर्तमान में योग्यता के सिद्धांत को ज्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से दोस्तों इनको भी हम डिटेल में समझेंगे, शॉर्ट क्लास नहीं लेंगे इन पर, जितना सेशन जितना इंपॉर्टेंट होगा, जो टॉपिक जितना इंपॉर्टेंट होगा उसकी क्लास उतनी ही ज्यादा डिटेल में होगी दोस्तों, ठीक है, ताकि आपकी राजनीतिक विज्ञान पर एक पकड़, मजबूत पकड़ बन सके, है ना। इसलिए आप बिल्कुल स्पष्ट तौर पर क्लियर रहें। इसको मैं शॉर्ट में इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ आज के इस सेशन में, सिलेबस एनालिसिस के सेशन में, कि आपको पूरे इस सेशन में क्या क्या मेरे द्वारा पढ़ने को मिलेगा, आपको कौन कौन से टॉपिक पर आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी, और जितने भी आप यहाँ टॉपिक देख रहे हैं ना, इन सभी टॉपिकों पर दोस्तों क्लियर एकदम डिटेल में आपको क्लासेस मिलने वाली है यहाँ पर, है ना। शॉर्ट में कुछ भी नहीं है, मेरे साथ शॉर्ट में कुछ भी नहीं है। मैं कभी टाइम नहीं देखता हूँ क्लास का कि क्लास आधे घंटे की है या 1 घंटे की है, कोई क्लास हो सकता है 15 मिनट में भी खत्म हो जाए, कोई हो सकता है कि 1.5 घंटे भी चल जाए, है ना। तो मैं समय के अनुसार दोस्तों नहीं पढ़ाता हूँ, मैं टॉपिक के अनुसार पढ़ाता हूँ, समझाने के आधार पढ़ाता हूँ, ताकि आपको कहीं आधा सीखने को ना मिले, आपका ज्ञान आधा ना रह जाए। आपको किसी टॉपिक पे अगर सीखना है तो उसको पूरा सीखिए, आधा नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से यूनिट नंबर 3 के अंदर चैप्टर नंबर 4 में दोस्तों हम देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग को, जिसे आप बहुत अच्छे समझते हैं, यूपीएससी इसको हम बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो इसके बारे में दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग क्या है, इसके बारे में इसमें जानेंगे। संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ है और इसके क्या क्या कार्य हैं, इन सबको हम देखने का इसमें प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें
चैप्टर नंबर 5 में हम देखेंगे कर्मचारियों के विवादों का समाधान, कि कर्मचारियों के कौन कौन से विवाद हो सकते हैं, कि जो कार्मिक संगठन होते हैं दोस्तों, कार्मिक संगठन अर्थात कि कर्मचारियों का संगठन, कार्मिक संगठन होता है। तो क्या होता है ये कार्मिक संगठन, इसको समझेंगे, इसके क्या उद्देश्य है अर्थात किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इनका संगठन का इनका निर्माण किया जाता है, ऐसे संगठनों का निर्माण किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, ये कौन से कार्य करते हैं, इनका महत्व क्या होता है, इस कितने प्रकार के होते हैं कार्मिक संगठन, वो साथ में हड़ताल करने का अधिकार जो दिया गया है जनता को किस प्रकार से दिया गया है, और हिटले परिषद का अर्थ हम समझने का प्रयास करेंगे, हिटले परिषद क्या है। ठीक है। इसके बाद में चैप्टर 5 में हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर 5 के अंदर हिटले परिषद का संगठन, हिटले परिषदों के कार्य, माफ कीजिएगा उसी चैप्टर नंबर 5 में ही जो आगे के कुछ टॉपिक है, इसमें लगभग 10 टॉपिक पर हमको चर्चा करनी है। हिटले परिषद के कार्य, संघ लोक भारतीय लोक सेवा आयोग में हिटले परिषद का क्या महत्व है, मतलब उसको समझेंगे कि हिटले परिषद का की भूमिका क्या है किसमें, भारतीय लोक सेवा में, है ना। कर्मचारी वर्ग परिषदों के उद्देश्य एवं प्रकार, कर्मचारी वर्ग परिषद की आलोचना। ठीक, तो ये सब टॉपिक हमारे सेशन में रहने वाले हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 में दोस्तों हम देखेंगे ओ एंड एम, ओ एंड एम, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एम फॉर मेथड। ठीक है, अर्थात संगठन और प्रणाली। तो ओ और एम का मतलब होता है संगठन और प्रणाली, इंग्लिश में हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड। ठीक, तो क्या होती है इसका अर्थ समझेंगे, इसका कार्यों को समझेंगे, इसके अलावा इसकी तकनीकें अर्थात इसके प्रकारों को समझेंगे, किस किस प्रकार से कार्य करती है, इसकी प्रकृति क्या है, क्या उपयोगिता है, इसे क्यों अपनाया गया है, और साथ में इसके दोष क्या है या गुण क्या है। उपयोगिता हम यहाँ पर, इसका उपयोगिता मतलब इसके गुण, और ये दोष यहाँ पर इसकी कमियां। ठीक है, इन सब पर हमारी एक समग्र चर्चा यहाँ पर होने वाली है। अब उसके बाद हम एंटर करेंगे यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 4 में दोस्तों हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट जो करेंगे वो करेंगे वित्तीय प्रशासन और बजट। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, राजनीति विज्ञान के साथ ही साथ में अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ कंसेप्ट आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे और होने वाले हैं। ठीक है, तो बजट, वित्तीय प्रशासन क्या होता है, बजट क्या होता है, इससे संबंधित पूरा जो सिलेबस आपका डिस्कस होगा दोस्तों, वो 7 पॉइंटों के माध्यम से, 7 टॉपिकों के माध्यम से आपका डिस्कस होने वाला है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वित्तीय प्रशासन का क्या अर्थ होता है, वित्तीय प्रशासन के टूल्स क्या क्या है, यंत्र क्या क्या है, इसके अलावा वित्तीय प्रशासन का उद्देश्य हम जानेंगे। ठीक, इसके बाद देखेंगे कि बजट का क्या अर्थ होता है, बजट होता क्या है, और भारतीय बजट क्या है ना। पहले हम बजट का प्रकार समझने का प्रयास करेंगे, बजट का अर्थ समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि भारत में का जो बजट है वो किस प्रकार का है, कौन सी प्रकृति भारत के बजट की है, और क्या विशेषताएं हैं भारतीय बजट की, ये सब देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे बजट के सिद्धांत कौन कौन से हैं, बजट की उपयोगिता क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है बजट, और बजट की कितने प्रकार का बजट होता है। तो बजट का दोस्तों काफी अच्छी चर्चा इस सेशन में होने वाली है। ठीक है, यूनिट 4 के अंदर ही चैप्टर नंबर 2 में हम देखेंगे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड बजट के बारे में, अर्थात लेखांकन और लेखा परीक्षण की, जिस प्रकार से हमारा एक अकाउंटेंट होता है, अगर आप कोई बिजनेस से संबंधित है, दोस्तों कोई बिजनेस करते हैं तो आपके पास में एक अकाउंटेंट होगा जो आपकी बैलेंस शीट वगैरह तैयार करता होगा, जो आपका लेखा जोखा रखता होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से पूरे देश का लेखा जोखा रखने के लिए, पूरे देश की पूरी बैलेंस शीट बनाने के लिए, इस प्रकार के वित्तीय कार्यों को करने के लिए एक जो एक व्यक्ति होता है जिसको हम बोलते हैं लेखा परीक्षक, लेखा परीक्षक जो कार्य करता है उसको हम बोलते हैं लेखांकन या फिर लेखा परीक्षण, लेखांकन या फिर लेखा परीक्षण। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि लेखांकन होता क्या है, लेखांकन का महत्व क्या है, लेखांकन के किस सिद्धांत के आधार पर यह लेखांकन किया जाता है, इसके अलावा लेखांकन कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद में देखेंगे लेखांकन की पद्धति, आवश्यक तत्व, लेखा परीक्षण का अर्थ, उद्देश्य, महत्व, लेखा परीक्षण और महालेखा परीक्षक ये क्या होता है, महालेखा परीक्षक इसको समझेंगे, इसके पद को समझने का प्रयास करेंगे चैप्टर नंबर 2 में। अब दोस्तों हम लास्ट इकाई, लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5, जिसमें हम प्रथम चैप्टर में ही समझने का प्रयास करेंगे विकास प्रशासन के बारे में, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे, जिसे हम 2 टॉपिक के माध्यम से इस यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे। छोटी सी यूनिट है ये,
है ना। विकास प्रशासन का अर्थ देखेंगे इसमें परिभाषाओं के साथ, और विकास प्रशासन का क्षेत्र देखेंगे, और इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर सेकंड, और चैप्टर नंबर सेकंड में दोस्तों हम देखेंगे रूल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही क्या होती है, इसकी भूमिका के बारे में हमारी एक समग्र चर्चा होगी इस सेशन में। नौकरशाही का अर्थ समझेंगे, नौकरशाही की विशेषताओं के बारे में, और नौकरशाही की भूमिका क्या क्या है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों डिस्कस हमारा होगा फिर चैप्टर नंबर 3 में, यूनिट 5 की चैप्टर नंबर 3 में हमारा डिस्कस होगा, जिसमें हम बात करेंगे पंचायती राज की, रोल ऑफ पंचायती राज। तो पंचायती राज पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है पंचायती राज के बारे में, जो कि किसी देश की थर्ड नंबर की गवर्नमेंट हो सकती है। जैसे पहले नंबर गवर्नमेंट कौन होती है, केंद्र सरकार होती है, सेकंड नंबर की राज्य सरकार होती है, और थर्ड नंबर कौन होती है, स्थानीय प्रशासन होता है। तो उसी स्थानीय प्रशासन में जैसे नगर पालिका, नगर निगम, या फिर पंचायत राज्य वगैरह, है ना। तो इस प्रकार के दोस्तों ये पंचायती राज की भूमिका क्या है, पंचायती राज होता क्या है, पंचायती राज की भूमिका क्या है, और 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 73वां जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ था, उसमें पंचायती राज को रखा गया था दोस्तों। तो उससे संबंधित सभी टर्मिनोलॉजी को हम इस सेशन में कंप्लीट करते चलेंगे। उसके बाद में चैप्टर नंबर 4 पर हमारा डिस्कस होगा। चैप्टर नंबर 4 पे हम बात करेंगे रोल ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त। तो लोकपाल कौन होता है, लोकायुक्त कौन होता है, इसके बारे में समझेंगे। लोकपाल लोकायुक्त के बारे में समझेंगे। लोक प्रशासन आयोग क्या होता है, एनआरसी क्या होती है, इसके बारे में समझेंगे। राज्यों में लोकायुक्त का गठन किस प्रकार किया जाता है, उसके कार्य क्या होते हैं, और उसका क्षेत्राधिकार कहां तक सीमित होता है, ये देखेंगे। और साथ में फिर देखेंगे लोकायुक्त की नियुक्ति कैसे होती है, उसकी क्या सेवा शर्तें निर्धारित की जाती है, और लोकायुक्त के द्वारा जांच जो की जाती है दोस्तों, लोकायुक्त जो जांच करता है उसकी जांच किस प्रकार से, किस प्रक्रिया के माध्यम से होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 पर। तो चैप्टर नंबर 5 पे दोस्तों जो हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 5 पर हम करेंगे, उसमें देखेंगे गुड गवर्नेंस या फिर ई गवर्नेंस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। सुप्रशासन, जिसको हिंदी में बोलेंगे सुप्रशासन या फिर ई गवर्नेंस, ठीक है। तो सुशासन की अवधारणा देखेंगे, सुशासन की विशेषताओं को देखेंगे, गुड गवर्नेंस के महत्व को देखेंगे, और ई गवर्नेंस किसको कहते हैं, और ई गवर्नेंस के प्रकार, इन सब पर हमारी एक समग्र चर्चा दोस्तों इस पूरे सेशन में होने वाली है। अब उसके बाद में दोस्तों आप सभी दोस्तों से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है इस सेशन में दोस्तों कंप्लीटली बने रहेंगे। दरअसल एक सेकेंड, ओके। तो बीए थर्ड ईयर के अंदर दोस्तों लोक प्रशासन अर्थात पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो ये सिलेबस है हमारा, हम इसको बहुत जल्दी कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम इसमें इतनी जल्दबाजी भी नहीं कर सकते हैं कि 4 से 5, मैं तो अपनी ओर से दोस्तों आपको 4-5 टॉपिक भी पर डे पढ़ा सकता हूँ, 4-5 क्लास आपसे पर डे ले सकता हूँ, लेकिन उस स्पीड से आप नहीं पढ़ पाएंगे, और अगर आपने पढ़ा तो सिर्फ एक टाइम पास हो जाएगा। इसलिए मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको 1 या 2 वीडियो पर डे इस पर अवेलेबल करवा दूं, जिससे आपका ये पूरा टॉपिक जो है कंप्लीट होता चले। लेकिन इसमें भी मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है दोस्तों। अगर आप ये सेशन को कंप्लीटली पसंद करते चलते हैं, और अगर ये काफी शेयर होता चलता है, अगर मुझे लाइक व्यूज अगर इस पे मिलते चलते हैं, कमेंट आती रहती है, डिमांड बनी रहेगी, तो मेरा उत्साह उतना ही बना रहेगा, और मैं आपको इस सेशन में भी कंटिन्यूअसली बना रहूंगा दोस्तों पूरी एनर्जी के साथ में, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं सेशन में नेक्स्ट, इसकी क्लास को लेकर आते हैं, हम पहले टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। मिलते हैं सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जो नए हैं उनके लिए फिर से कि आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम की सुविधा आपको प्रोवाइड की गई है। टेलीग्राम से आप हमारे सभी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, और व्हाट्सएप से आप हमारे व्हाट्सएप या कॉल के द्वारा आप हमसे सभी प्रकार के डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।